स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी 6 to 8 के साइंस का कुछ भाग हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक को रीड कर करके एज इट इज़ जो लाइन इम्पॉर्टेंट लगी वो लाइन हम यहाँ पर लिखे हैं। तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी बुक आपको रीड करनी है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, पूरा देखिएगा। एज इट इज़ जैसे बुक में लिखा हुआ था वही लाइन यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो चलिए रीड करते हैं देर ना करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक, मतलब कि हम यहाँ पर साइंस के कुछ टॉपिक देखेंगे, जहाँ तक हो सकेगा देखेंगे। भोजन के घटक क्या हैं? तो बुक में सेम ऐसे ही लिखा गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। ये क्या है? भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इन्हें ही हम पोषक कहते हैं। अगर भोजन के घटक पूछे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। और पोषक किसे कहते हैं? इन्हीं चीज़ों में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा तो आप इनको जो घटक हैं उन्हीं को हम पोषक कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, घटक, पोषक और पोषण, ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। घटक हैं तो ये 5 घटक हैं। पोषक क्या है? इन्हीं घटकों को पोषक कहते हैं। और जो ग्रहण करने की, भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण के प्रकार, कितने प्रकार के पोषण होते हैं? अब जैसे भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, मतलब कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण जो होता है वो स्वपोषी, विषमपोषी और परपोषी 3 प्रकार के जीव होते हैं। जो स्वपोषी होते हैं वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसके नाम से ही देखिए पता चला है कि स्वपोषी, जो खुद का पोषण कर रहा है, अपने आप से ही, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। विषमपोषी, जो पादपों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे पादपों द्वारा संश्लेषित जो भोजन होता है उसको ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। और परपोषी, जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं। और स्वपोषी, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं। तो स्वपोषी में कौन हो जाता है? पौधे जो होते हैं वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। और ऐसे जीव जो पौधों पर आश्रित होंगे उसे हम विषमपोषी कहेंगे। जैसे जो भी पौधे हरे घास, हरे साग सब्जी या पत्तियों को खाते हैं उन्हें हम विषमपोषी कहेंगे। और परपोषी, जो किसी दूसरे पर निर्भर हों, जैसे जानवर या कोई भी हो जो दूसरे पर निर्भर होता है। तो 3 तरह के पोषण के प्रकार होते हैं, 3 तरह के जीव होते हैं जो अलग अलग प्रकार से पोषण करते हैं। खाद्य फैक्ट्री क्या कहलाती है? खाद्य फैक्ट्री क्या होती है अगर पूछ लिया जाए तो पौधों की पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। सेम यही लाइन वहाँ पर लिखी गई है, पौधे की पत्तियाँ खाद्य फैक्ट्री होती हैं। कैसे? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट की उपस्थिति में, मतलब कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है, क्लोरोफिल, और सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण से लेकर और जल जो है जमीन से जल लेकर, ये क्या बना देते हैं पौधे? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक प्रकार का स्टार्च होता है, यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का स्टार्च होता है। तो पौधे क्या करते हैं? यही प्रक्रिया जो होती है, यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। जब इस तरह से वहाँ पर लिखा गया था कि जब हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरोफिल उनमें होता ही है, पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से जल लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब देखिए, अमरबेल एक तरह का, अमरबेल क्या है? एक तरह का पादप है। पादप में क्लोरोफिल नहीं होता, अमरबेल में जो है वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो अभी आपने देखा कि जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, मतलब क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो वो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन अमरबेल एक पौधा है जिसमें क्लोरोफिल ही नहीं है, तो वो कैसे अपना भोजन बनाएगा? तो अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसे हम कसकुटा भी कहते हैं। अगर कसकुटा लिखा मिल जाए या फिर अमरबेल लिखा मिल जाए तो आप इसी को समझेंगे जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह क्या होता है? परपोषी होता है।
परपोषी मतलब कि दूसरों पर आश्रित होता है। आप देखे होंगे जैसे कोई बड़ा सा पेड़ रहता है, उसके ऊपर पीली पीली तरह की जैसे लगता है कि धागे नुमा संरचना होती है, वो पूरा पौधे को एकदम छेके रहती है, घेर लेती है, जकड़ लेती है उसको। तो वो क्या करती है, उस बड़े से पेड़ पर या पौधे पर जिस पे भी वो रहती है उसी से पोषण लेती है। तो वो क्या होती है, परपोषी, उस पेड़ के ऊपर आश्रित होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिकारी पौधे। शिकारी पौधे कौन कौन से होते हैं? इन्हें हम कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं या फिर शिकारी पौधे भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने पर ये कीटों को खाते हैं। जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ पर भी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ पर ये पौधे उगते हैं और अपनी इस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों को खाते हैं। जैसे कौन कौन है? वीनस फ्लाई पौधा, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, कीटभक्षी, घटपड़ी, ड्रोसेरा और नेपेंथिस, ये कीटभक्षी पौधों के नाम हैं। अब देखिए मृतजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी पोषण, मृत एवं सड़ी गली चीज़ों पर पोषण प्राप्त करते हैं, वो मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप देखे होंगे, जब कोई चीज़ मरता है उससे भी कुछ कीट जो होते हैं वो पोषण प्राप्त करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं या सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन कहते हैं इंग्लिश में उसको। नेक्स्ट हम देखेंगे सहजीवी संबंध क्या होता है। सहजीविता क्या होती है? देखिए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इन्हें हम सहजीवी कहते हैं। जैसे दो लोग हैं, अगर वो साथ साथ रह रहे हैं तो वो उसको भी वो उसकी हेल्प करता है, वो उसकी हेल्प करता है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं? सहजीविता, मतलब कि एक तरह से साझा का संबंध करते हैं। जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन क्या क्या होता है? कवक और शैवाल, ये दोनों आपस में मिल करके रहते हैं, इन्हें ही हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होता है। अब यहाँ पर देखिए नोट्स है, पौधों में प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। जब प्रोटीन पौधों में बनाना होता है तो प्रोटीन बनाने के लिए इन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये क्या करते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती है ज़मीन में, वो क्या करते हैं, पौधे, कीटभक्षी पौधे वहाँ पर उगते हैं और कीटों को खाकर अपना नाइट्रोजन पूर्ति करते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है, राइजोबियम, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ये क्या होता है? जैसे देखते हैं आप, जो चना, मटर, मूंग और सेम, इस तरह की जो दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में आप देखेंगे, जैसे इनकी जड़ें इस तरह से हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे गांठ गांठ की तरह बना होता है, यही होता है राइजोबियम जीवाणु। ये क्या करता है, जो ज़मीन में नाइट्रोजन होता है उनको, नाइट्रोजन के जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उनको क्या करता है, विलय पदार्थों में परिवर्तित करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। तो उससे क्या करते हैं, पौधे उसको, यहाँ से पौधों को भी लाभ मिलता है। ये क्या करता है, पौधे पर आश्रित होता है और पौधे जब ये नाइट्रोजन बनाता है तो पौधों को भी वहाँ से नाइट्रोजन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए स्टारफिश क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। स्टारफिश जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। यहाँ पे ऐसे ही सेम इट इज लाइन लिखा हुआ था कि स्टारफिश जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। नेक्स्ट है, जो भी हमें इम्पॉर्टेंट लाइन लगा था हम ऐसे पढ़ते गए और इम्पॉर्टेंट लाइन लिखते हुए चले गए थे, तो यहाँ पर बस आप इम्पॉर्टेंट लाइन देखते हुए चले जाइए, इन्हीं लाइनों में से क्वेश्चन आता है। पौधे का मुरझाना क्या होता है, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण इनका मुरझाना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, पौधे क्यों मुरझाते हैं, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण। आपका आंसर होगा अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे मुरझा जाते हैं। ईस्ट का उपयोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी पेपर होता है, टेट, सी टेट या फिर कोई भी टेट हो, यूपी टेट या किसी स्टेट का टेट हो या बीपीएससी कोई भी हो, ईस्ट का
आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। बहुत ही ये पसंदीदा है आयोग का। ईस्ट का उपयोग जो है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। क्या होता है ये? एक कोशिकीय जीव होता है। ये अवायवीय रूप से श्वसन करता है। अवायवीय रूप से मतलब कि इसको वायु की आवश्यकता नहीं हो, जहाँ पर ये वायु नहीं होगी वहाँ पर भी ये श्वसन करता है। इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल बनती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इस प्रक्रिया के समय क्या बनती है? एल्कोहल बनती है। जब ईस्ट अवायवीय श्वसन करता है, इसमें एल्कोहल का निर्माण करता है। अतः इसका उपयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है। ये लाइन ऐसे ही पूछा था, ईस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऐसे ऑप्शन में ये दिया था, शराब और बियर बनाने में। नेक्स्ट आप देखेंगे, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध पैदा होती है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जब डबल रोटी आप पकाते हैं तो वहाँ से मीठी मीठी सुगंध आती है, क्योंकि ये खमीरीकरण प्रक्रिया होती है। क्या होती है? फर्मेंटेशन होता है कि प्रक्रिया के द्वारा ईस्ट शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित कर देती है। जब शर्करा को ईस्ट एल्कोहल में परिवर्तित करती है तब वहाँ से मीठी मीठी सुगंध आती है। इसीलिए जब डबल रोटी बनाई जाती है तो आप देखते होंगे, क्योंकि डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। और जब ये खमीरीकरण या फर्मेंटेशन होता है तो उस प्रक्रिया में आपने पहले ही देखा कि एल्कोहल का निर्माण होता है। तो जब शर्करा को तोड़कर एल्कोहल में वो बदलता है तो वहाँ से हमें मीठा मीठा सुगंध आता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जंतुओं में पोषण। पाचन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। यहाँ से देखिए ऐसे ही दे देगा, उसमें कहेगा कि सही क्रम को मिलाइए, तो यहाँ से इसको आगे पीछे करके दे देगा, तो सही क्रम आपको मिलाना होगा। तो सही क्रम पहले क्या होता है? सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उनका पाचन होता है। अंतर्ग्रहण मतलब खाते हैं, फिर पचाते हैं, फिर उसमें से जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे अवशोषित करती हैं हमारी शरीर, फिर उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद उत्सर्जन हो जाता है। तो यही सेम इसका क्रम यही होना चाहिए, पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। मुख गुहा। मुख गुहा क्या है? देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसलिए लिखे हैं कि कहाँ पर क्या पचता है। जैसे देखिए मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है, उसके बाद ग्रसिका में जाता है भोजन, फिर पेट में जो है प्रोटीन का पाचन होता है, उसके बाद क्या होता है? छोटी आंत में पहुँचता है, फिर बड़ी आंत में पहुँचता है, फिर मल द्वार। इसी तरह से यही जो प्रक्रिया है इसी तरह से होती है। मुख द्वार में अंतर्ग्रहण आप करते हैं, फिर ग्रसिका से अंदर जाता है, फिर पाचन स्टार्ट होता है, यहाँ तक पाचन होता है, फिर स्वांगीकरण हो जाता है इन्हीं आंतों में ही, फिर उसके बाद उत्सर्जन हो जाता है मल द्वार से। नेक्स्ट आप देखेंगे पाचन तंत्र में क्या क्या होता है? आहार नाल और ग्रंथियां होती हैं पाचन तंत्र के भाग। अब यहाँ पे देखिए दांत से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, दांत के सूत्र या फिर दांत कौन कौन से होते हैं। तो दांत के सूत्र में देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। इंसीजर को हिंदी में कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इस तरह से 4 प्रकार के हमारे मुख में दांत पाए जाते हैं। और इनके सूत्र क्या क्या होते हैं? जैसे देखिए जो बच्चों में होते हैं अस्थायी दांत, जो बच्चों में होते हैं जिसे हम दूध दांत या मिल्की टीथ कहते हैं, उनका जो सूत्र होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का, इसमें 2-1-0-2 यही आप याद करेंगे कि जो दूध वाले दांत होते हैं, मिल्की टीथ जो होते हैं या फिर अस्थायी दांत होते हैं, उनका सूत्र होता है 2-1-0-2। इनका आप 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी इसी तरह से रहेगा, तो पूरा 20 होता है। मतलब कि दूध के दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं दूध के। और जो अस्थायी दांत मतलब वयस्कों में जो होता है बच्चों के बाद, तो अस्थायी दांत में क्या होता है? इनका सूत्र जो होता है वो 2-1-2-2-3। यहाँ पर देखिए 0 की जगह 2 हो गया है और 2 की जगह 3 हो गया। मतलब कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। अगर आप इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि अग्रचवर्णक अस्थायी दांतों में अग्रचवर्णक होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अस्थायी दांत में अग्रचवर्णक नहीं होते, मतलब कि प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए अस्थायी दांत का सूत्र क्या होता है? 2-1-2-3।
2 1 2 3 और इनका 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी उतने ही होंगे तो 16 दूना 32 दांत पूरा हो जाता है। जीभ क्या होता है? यह एक मांसल पेशीय अंग है। जीभ जो होता है हमारा एक मांसल पेशीय अंग होता है। इसमें देखिए जो हमारे स्वाद के स्थान होते हैं कौन कौन से, जैसे जो ये आगे वाला भाग होता है जीभ का, यहाँ से हम मीठे स्वाद का अनुसरण करते हैं और इसके बाद वाला जो होता है वहाँ से हमें नमकीन स्वाद मिलता है। उसके बाद ये पार्ट जो होता है वो खट्टे का होता है और ये जो ऊपर वाला एकदम हिस्सा होता है यहाँ से हम कड़वे स्वाद का यहाँ से हमें कड़वा स्वाद मिलता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पाचन नहीं होता है। कहाँ कहाँ पे पाचन नहीं होता है यह भी आपको देखना है। जैसे ग्रसिका हुई, बणी आंत हुई और मलाशय, इन तीनों जगह पाचन नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा कि पाचन तंत्र में ये भी सारे अंग तो होते हैं पाचन तंत्र के अंदर ही, लेकिन इन तीनों जगह में पाचन नहीं होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किसमें पाचन नहीं होता है, तो पाचन की क्रिया इन तीनों में नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? तो वो होता है पैथोजन। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कहलाता है, जो पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल, बल का मात्रक होता है न्यूटन अपान डाइन और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और दाब का होता है पास्कल। किसमें उच्चतम रंग ऊर्जा होती है? मतलब कि किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया था प्रकाश में, नीले रंग में, मतलब किस रंग में यहाँ पर पूछ रहा है किस रंग में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो कौन से रंग में? प्रकाश में, नीले में, हरा में, लाल में या फिर पीला प्रकाश में? तो कौन से में होता है? नीले में सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा होती है, नीले रंग के प्रकाश में। तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग की ऊर्जा बराबर होता है 1/तरंग दैर्घ्य। बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसीलिए क्या होता है इसमें, इसका जो है उच्चतम, इसका ऊर्जा जो है उच्चतम होती है। एक राडार शत्रु के वायुयान का पता कैसे लगाता है? तो रेडियो तरंग से लगा लेता है। राडार में रेडियो तरंगें होती हैं जिससे वो शत्रु के वायुयान का पता लगाता है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो क्या बनता है? जब वायु में हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए क्या बनेगा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, मतलब कि जब जलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? पानी बनता है। अगर इस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि वायु में हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, तो आप बताएंगे पानी बनता है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन फैलाता है? तो हाइड्रोजन जो होता है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक होता है और इसी को हम न्यूनतम प्रदूषक, भविष्य का ईंधन सब कुछ कहते हैं। अगर भविष्य का ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन। न्यूनतम प्रदूषक क्या है? तो हाइड्रोजन। सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है? तो हाइड्रोजन। पाश्चुरीकरण क्या होता है? और पाश्चुरीकरण में दूध को गर्म करते हैं तो कितने मिनट तक गर्म करते हैं जिससे दूध जो होता है वो खराब नहीं होता है? तो पाश्चुरीकरण में क्या होता है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेट में सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कई ऑप्शन दिया हुआ था, वहाँ पर ये इसी में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग किया था, 62 63 ऐसे करके। तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है दूध को। ये प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। दहन क्या है? कंबंशन क्या है? यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन एक क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया। आपने यहाँ पर देखा ना, दहन तो हो रहा है, यहाँ पर दहन ही तो हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दहन होता है तो क्या बनता है? जल बनता है। दहन मतलब जलाया जाना या दहन, उसी को कहते हैं। प्रकाश के किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? तो प्रकाश के लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय में बनता है और वसा के पाचन में ये सहायक होता है। वसा पाचन में सहायक होता है पित्त रस। और आमाशय में क्या होता है? आमाशय से प्रोटीन पाचक में सहायता मिलती है। आमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है और पित्ताशय में क्या होता है? वसा का पाचन होता है। ये आपको ध्यान देना है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। कोशिका का नियंत्रण के आप देखे होंगे कि ये जो कोशिका होती है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसी में हमारा DNA RNA सब कुछ पाया जाता है। तो यही क्या होता है? इसका नियंत्रण केंद्र होता है।
क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो आपने जाना कि क्लोरोफिल जो होता है वो हरे रंग का होता है, क्योंकि जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो पौधे हरे नहीं होते हैं, जैसे आपने पीछे देखा था। वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा अनचुंबकीय हो जाता है। कोई चीज़ किस ताप पर लौह चुंबकत्व खत्म हो जाता है और वह अनचुंबकीय बन जाता है, तो कौन सा ताप होता है? वो क्यूरी ताप पर। क्यूरी ताप पर लोहे का जो कोई भी वस्तु होता है उसका लौह चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो लोहे का क्यूरी ताप यहाँ पर कितना होता है? 770 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर लोहे को 770 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देंगे तो उसका लौह चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉक्साइट अयस्क, जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड अशुद्धता के रूप में अत्यधिक हो, उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है? सरफेक प्रक्रिया कहलाती है। कौन सा? बॉक्साइट अयस्क जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड अशुद्धता अधिक होती है, जब उसको अलग की जाती है जिस प्रक्रिया से, उसे हम सरफेक प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्याही का दाग मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जो टमाटर और पालक में भी पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? अब देखिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपने पढ़ा होगा। तो यूकैरियोटिक सेल में फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। चालनी पट्टिका किसका भाग होती है? तो चालनी पट्टिका जो होती है वो पोषवाह या फ्लोएम का भाग होती है। फ्लोएम को ही हम पोषवाह भी कहते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। पोषवाह जो होता है फ्लोएम की हिंदी होती है। तो बहुत लोग इसका जानते नहीं है कि हिंदी क्या होती है फ्लोएम की, तो उसको हम पोषवाह कहते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में नहीं देगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आलू में जो अक्षियाँ होती हैं वो किसकी मदद करती हैं? तो आलू में अक्षियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं? उससे वहाँ से पौधे दूसरा जनरेट होते हैं, दूसरे पौधे वहीं से बनते हैं। बहुअंडपी, व्युक्तअंडपी, जायांगिता से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो यहाँ पर कौन सा होता है? गुच्छेदार फल प्राप्त होता है। अतिवर्धनीयता का अर्थ क्या है? अतिवर्धनीयता का मतलब होता है कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि हो जाना। जैसे अतिवर्धनीयता का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कैंसर होता है ना बॉडी में, तो यही होता है। जैसे वहाँ पर रैपिड जो है सेल का रैपिड डिवीजन हो जाता है और वहाँ पर सेल की मतलब कि कोशिका बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसी हम अतिवर्धनीयता कहते हैं। इसमें क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि हो जाता है, जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हो जाता है। शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता होती है? तो लीवर में। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघलने पर पानी के तल में क्या प्रभाव आएगा? तो क्या प्रभाव आएगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका आयतन तो वही रहेगा ना, जितना पानी है उतना ही उसका आयतन रहेगा, चाहे वो जम जाए चाहे वो पिघला रहे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो SnO2 को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। शैवाल और कवक के सहयोग से बना सहजीवी पौधा कौन है? लाइकेन। अभी आपने पहले भी देखा था कि लाइकेन जो क्या होता है? शैवाल और कवक से बना होता है, शैवाल और कवक के सहयोग से बना होता है। फाइकस में परागण कैसे होता है? तो फाइकस में परागण कीटों के द्वारा होता है। आर्द्रता को कैसे नापते हैं? आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4.9 है, तो वेगों का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर देखिए, एक न्यूमेरिकल वाला सवाल है। तो दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, दोनों का m जो है बराबर है, और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी 4:9 दिया गया है, और यहाँ पर वेगों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कैलकुलेशन पूरा कर दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर है, तो यहाँ पर दोनों को भाग दे दिया गया है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो दोनों का भाग देंगे तो ये जो है 1/2m 1/2m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर
इनके बटे इतना बचेगा, v1² अपॉन v2² बचेगा। तो यहाँ से हम मान रख देंगे v1² और v2²। तो काइनेटिक एनर्जी का दिया गया है 4:9 और यहाँ से v1² v2² हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इसका जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।